हिंदुस्तान में एक नारा चलता है कि शिक्षा का अधिकार सभी का है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इससे वंचित रह जाते हैं और सरकार लगातार योजनाएं चलाती है और कहती है कि अगर सब पढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। लेकिन कई जगहों पे विडंबना ये होती है कि कुछ लोगों की परिस्थिति इस तरह की होती है कि वो अपने परिस्थिति बस पढ़ नहीं पाते, क्योंकि उनके ऊपर परिवार का लोड कहिए या समाज का लोड कहिए या ये कहिए कि उनकी ज़िंदगी में इतना वक्त नहीं होता अपने इन जिम्मेदारियों को उठाने के बाद कि वो पढ़ाई कर पाएँ, क्योंकि पूरा दिन तो उनके कामकाज में चला जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से 6 दशक पहले भी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की थी कि जो लोग सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, अगर वो शाम के बाद पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि सरकार ये जानती थी कि ये हिंदुस्तान है और शायद सभी की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। इसी के लिए पीजी डीएवी कॉलेज इवनिंग की स्थापना की गई थी, जो नेहरू नगर में है। और अगर उसके इतिहास में जाएंगे आप तो आप देखेंगे कि वो इवनिंग कॉलेज जो है बड़े बड़े महारथियों को अपने यहाँ से निकाला है। यानी कि जो लोग वहाँ पढ़े उन्होंने हिंदुस्तान का इकबाल अलग अलग क्षेत्रों में बुलंद किया है। आज उसी पीजीडीएवी कॉलेज इवनिंग के प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं और हम ये जानेंगे कि ये इवनिंग कॉलेज का कॉन्सेप्ट क्या है, कितना सफल है, पूरे हिंदुस्तान में कितने कॉलेज होंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमें ये वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। और ऐसे टाइम पे सर आपने ये वक्त दिया है ना कि जब इस पॉडकास्ट की जरूरत उस तमाम छात्रों को होगी जो अपने पढ़ाई को लेके बड़े पसोपेश में पड़े होंगे। क्या लगता है सर कि आज भी एक बड़ा तबका है जो पढ़ना तो चाहता है लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ तले वो दब जाता है और दिन भर काम करता है और शाम को उसको पढ़ने के लिए कोई ऐसा संस्थान नहीं मिलता या कोई ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ वो पढ़ाई कर पाए, या ये कह लें कि उसको जानकारी नहीं है। क्या उसी के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी जो इवनिंग कॉलेज है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है सर्वेश जी आपने क्योंकि इवनिंग कॉलेज को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां और जिन्हें हम मिथ कह सकते हैं वो स्टूडेंट्स के बीच में, पेरेंट्स के बीच में रहती हैं। लगभग जैसा अभी आपने भी बताया कि लगभग 60-65 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस प्रकार का एक विचार किया कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कहना चाहिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन भर कहीं काम करते हैं ऑफिस में या अपना कोई बिजनेस छोटा मोटा करते हैं और वो आगे पढ़ना चाहते हैं 11वीं के बाद। उस समय 11वीं हुआ करती थी, तो उनके लिए क्या किया जाए। बाकी सब कॉलेजेस तो रेगुलर कॉलेज थे, यानी सवेरे से स्टूडेंट्स कॉलेज जाएंगे, दिन भर क्लासेस अटेंड करेंगे, लेकिन दिन में तो वो अपना काम कर रहे हैं, तो कैसे पढ़ाई होगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ इवनिंग कॉलेजेस स्टार्ट किए। इवनिंग कॉलेजेस में केवल उन्हीं लोगों का एडमिशन होता था जो वर्किंग होते थे। वर्किंग यानी चाहे अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस भी चला रहे हैं वो भी उसके लिए एलिजिबल थे। जो कहीं वर्किंग नहीं है, ऐसे लोग उसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल ही नहीं होते थे। ये मैं जो बात बता रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ की बात है। और लगभग 5:30-6 के आसपास शाम को पहली क्लास स्टार्ट हुआ करती थी। वो सही मायनों में इवनिंग कॉलेज हुआ करते थे और रात को 9 साढ़े 9 बजे तक वो कॉलेज चला करते थे। तो इस तरह के अनेक कॉलेज शुरू किए गए और उन्हीं कॉलेजेस में से एक हमारा कॉलेज पीजीडीएवी कॉलेज इवनिंग वो 1958 में वो प्रारंभ हुआ। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे आवश्यकताएं बदली, समय बदला, तो सभी इवनिंग कॉलेजेस को वैसा ही कन्वर्ट कर दिया गया जैसे और रेगुलर फुल फ्लेजिड कॉलेज हैं। तो आज के समय में लगभग 60 या मैं कहूँ कि 65-66 वर्ष की यात्रा करने के पश्चात आज के समय में पीजीडीएवी इवनिंग कॉलेज या सभी इवनिंग कॉलेज उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से कोई भी मॉर्निंग कॉलेज, रेगुलर कॉलेज होता है। और एडमिशन क्राइटेरिया और सभी कुछ उसी प्रकार से होते हैं। और जो वर्किंग होना चाहिए व्यक्ति, उस तरह की जो कंडीशन थी वह कंडीशन अब लागू नहीं होती। अच्छा सर ये बताएं कि मॉर्निंग कॉलेज, इवनिंग कॉलेज और कई जगहों पे पढ़ा जाता है नाइट कॉलेज, तो क्या इवनिंग कॉलेज और नाइट कॉलेज एक हैं
या मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट के 3 तरह के कॉलेज हैं? जहाँ तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है, तो यहाँ पर 2 ही तरह के कॉलेज हैं, एक मॉर्निंग कॉलेज और एक इवनिंग कॉलेज। नाम क्योंकि इवनिंग शुरू से चला आ रहा है, तो हम आप सभी इवनिंग बोलते हैं, लेकिन अब जिनको हम इवनिंग कॉलेज बोलते हैं, कई कॉलेजेस 2 ढाई बजे से शुरू हो जाते हैं और 7 साढ़े 7, 8 बजे तक चलते हैं। टाइमिंग्स अलग-अलग हैं। जैसे मैं अपने कॉलेज का बताऊँ तो हमारे यहाँ पहला पीरियड वो 3 बजे स्टार्ट होता है ओके, क्लास। ओके। हाँ जी, ऑफ़िस तो जल्दी शुरू हो जाता है 1:30 बजे, लाइब्रेरी भी 1:30 बजे शुरू होती है। लेकिन जहाँ जहाँ तक क्लासेस की बात है, क्लासेस 3 बजे स्टार्ट होती हैं और 9 बजे तक यह लास्ट क्लास ख़त्म होती है। तो अब आप इसको नाइट कह लीजिए या इवनिंग कह लीजिएगा, लेकिन टेक्निकली ये इवनिंग कॉलेज है। ये इवनिंग कॉलेज ही बोले जाते अच्छा, हैं। एक चीज़ मुझे बहुत मतलब अब जाके क्लियर हुई जब मैं आपसे बातचीत में था, इससे पहले बातचीत हो रही थी क्योंकि उससे जी, पहले मैं नहीं जानता था। जी। जैसे मेरी जो पढ़ाई-लिखाई हुई है, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला जो आजमगढ़ पड़ता है, वहाँ से हूँ और डीएवी पीजी कॉलेज से पढ़ा हूँ। हुँ, हुँ। तो यहाँ पीजी डीएवी कॉलेज है, तो मुझे ये लगता था बस नाम को उलट दिया गया है, लेकिन यहाँ पता चला कि नाम ही बिल्कुल अलग है। तो हुँ, ये पीजी डीएवी कॉलेज और डीएवी पीजी कॉलेज, हुँ। ये अलग संस्थाओं के हैं या संस्था एक है, नाम की इसके पीछे कहानी क्या है? हाँ, हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए जो शब्द है पीजीडीएवी, तो पहले तो ये जो पीजी है, उसके बारे में मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूँ ये पूछने और की जरूरत नहीं बहुत उसमें मैं किसी को दोष नहीं देता कि ऐसा क्यों समझा जाता है। पीजी जनरली समझा जाता है कि यह पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट। कॉलेज है। तो पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज़ हैं, हमारे यहाँ भी हैं पीजी कोर्सेज़, लेकिन जो नाम में पीजी है, उसका फुल फॉर्म वो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। वो जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो कॉलेज के फाउंडर डोनर थे, उन फैमिली के जो व्यक्ति थे जिन्होंने डोनेशन दिया था, उनके नाम के ये इनिशियल्स हैं और सबको जानकारी हो जाए आपके माध्यम से पूरे देश भर में, तो यह जो इनिशियल्स हैं, इनका फुल फॉर्म पन्ना लाल गिरधर लाल है। अच्छा, तो जी, वो जी, जी। पीजी जो है पन्नालाल गिरधर जी के नाम पे। गिरधर जी के नाम पर यह वो परिवार है जिन्होंने जब 1958 में मैंने जैसे बताया यह कॉलेज शुरू हुआ, तो उन्होंने इसके लिए कुछ अच्छा, डोनेशन दिया कभी था। आपके साथ ऐसा हुआ जी। कि कोई बच्चा कॉलेज की पूरी पढ़ाई करके निकला हो, उसके बाद उसको पता चला हो कि पीजी डीएवी कॉलेज है, मतलब डीएवी पीजी कॉलेज नहीं होता है? हम जब कॉलेज का ओरिएंटेशन करते हैं नए बच्चों के लिए, तो सबसे पहली लाइन बच्चों को यही बताते हैं, बच्चों कॉलेज का फुल फॉर्म क्या है याद कर लो। इसका मतलब है पन्ना लाल गिरधर लाल दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नहीं है और बच्चों को जानकारी भी होती है। हमने कॉलेज की वेबसाइट पर भी इस तरह का कन्फ्यूज़न ना हो, वहाँ पर पूरा नाम कॉलेज का लिखा अच्छा, हुआ मतलब है। मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ कन्फ्यूज़ होने वाला, जानकारी के नहीं, अभाव में। हाँ, हाँ, ये एक जनरल कन्फ्यूज़न है, इसमें किसी का दोष नहीं है। जैसे यूजी को अंडर ग्रेजुएट समझा जाता है, पीजी को पोस्ट ग्रेजुएट समझा जाता है, तो इसी प्रकार की बात है। जी। अच्छा सर, क्या लगता है कि जो इवनिंग कॉलेज है, उसमें लोग अपने परिवार से लड़कों के साथ लड़कियों को कितना ये स्वतंत्रता देते हैं कि आप इवनिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अपने कॉलेज का ही मैं बताऊँगा, बता भी वो अपने कॉलेज का पाऊँगा कि हमारे कॉलेज में इस समय करंट स्टेटस यदि बॉयज़ और गर्ल्स का देखें, तो लगभग 40% गर्ल्स हैं। अच्छा। डिस्पाइट द फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद जो मैंने अभी शुरू में कहा कि आखिरी क्लास 9 बजे तक होती है। 9 बजे इवनिंग नहीं होता, 9 बजे रात होती रात है, होती है। नाइट होती है। बहुत लोग तो खा के सोने चले जाते सोने हैं, चले जिनका जाते नियम हैं। कानून होता है। जी, जी। और 9 बजे यदि क्लास खत्म होगी, उसके बाद बच्चे फिर घर जाएँगे, लगभग आधा से 1 घंटा ऑन एन एवरेज माने उसको लगेगा, 10 बजे तक बच्चा घर पहुँचेगा। इन सब के बावजूद भी 40% के आसपास यदि गर्ल्स का रेशो है, तो मैं समझता हूँ कि यह कॉलेज में किस प्रकार का हम डिसिप्लिन रखते हैं, किस प्रकार का वातावरण रखते हैं, यह भी उस बात को दर्शाता है। अगर यहाँ की उस प्रकार का वातावरण ना हो,
उस प्रकार का डिसिप्लिन अनुशासन ना हो, तो कौन पेरेंट्स, हम आप भी पेरेंट्स यदि हों तो हम भी सोचेंगे अरे अरे वहाँ तो कॉलेज में ऐसा है तो मैं अपने बच्चे को वहाँ एडमिशन ना कराऊं। लेकिन फिर भी क्योंकि सभी चीज़ें पेरेंट्स को पहले से मालूम होती हैं, वो जानकारी रखते हैं, वही उसी जानकारी के आधार पर अपनी बच्चियों को भी वो यहाँ पर भेजते हैं। और यह मुझे कहते हुए बहुत खुशी भी है और गर्व भी है कि हम इस प्रकार की वातावरण और एक अनुशासन वो कॉलेज में मेंटेन किए हुए हैं कि आज तक किसी भी इसी प्रकार का कोई भी इंसिडेंट हमारे इवनिंग कॉलेज में रिपोर्ट नहीं हुआ है। अगर कभी होगा तो मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, सख्त से सख्त कार्रवाई हम इस तरह के केसेस का करते हैं। अच्छा सर, कितना बड़ा चैलेंज लगता है एक इवनिंग कॉलेज चलाना? क्योंकि मैं समझता हूँ एक नॉर्मल कॉलेज जो सुबह चलता है, वहाँ सब कुछ दिन के उजाले में चीज़ें रहती हैं। क्लासरूम से लेकर के पूरा वो प्लेग्राउंड तक और पूरा संस्थान, ये क्या लगता है कि कितना टफ होता है मॉर्निंग कॉलेज की अपेक्षा इवनिंग कॉलेज चलाना और कितना चुनौतीपूर्ण होता है ये? माइंडसेट की बात है, वर्किंग आवर्स की बात है, और फिर रूटीन भी उसी तरह से बन जाता है। चाहे टीचर हो, चाहे ऑफिस का स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, चाहे स्टूडेंट्स हो और चाहे प्रिंसिपल हो, सभी का फिर रूटीन उसी प्रकार से बन जाता है। चैलेंजेस की जो बात आपने बताई, हाँ निश्चित रूप से, क्योंकि इवनिंग के बाद नाइट है तो हमें कॉशियस रहना पड़ता है। लेकिन मैंने कहा कि सब कुछ निर्भर करता है कि हम कॉलेज का वातावरण, वर्क कल्चर किस प्रकार से तैयार कर रहे हैं। अगर वर्क कल्चर उस प्रकार का नहीं है तो मॉर्निंग कॉलेजेस में भी बहुत तरह की समस्याएं आएंगी। लेकिन हमने शुरू से पढ़ाई और अनुशासन, इस चीज़ से कोई भी समझौता नहीं किया है। बच्चों को तरह तरह की एक्टिविटीज़ के लिए उनका, जिसे हम समग्र व्यक्तित्व विकास बोलते हैं, ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसके लिए बहुत बहुत प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किए हैं। तो जब बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ में पढ़ाई के साथ साथ इन्वॉल्व रहते हैं तो चैलेंजेस नहीं, मैं तो समझता हूँ उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। कुछ मायनों में जो मैंने अपॉर्चुनिटी की बात की, इवनिंग कॉलेज एक चैलेंज नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में बच्चों को मिलता है, क्योंकि 3 बजे से पहले वो पूरे दिन भर में अपना और कुछ काम कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकते हैं, कोई एडिशनल कोर्स कहीं ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके घर में जैसी स्थिति है कोई और काम भी कर सकते हैं, और 3 बजे के बाद वो पढ़ने के लिए कॉलेज आ सकते हैं। इस तरह से जो एक डबल रोल है वह भी बच्चों को मिल सकता अच्छा, है। कई बार देखा जाता है कि परिवार का ये माइंडसेट होता है कि जो इवनिंग कॉलेज होते हैं वो मॉर्निंग कॉलेज से अलग होते हैं। उनकी पढ़ाई का भी हो सकता है दूरस्थ शिक्षा जैसी कोई बात हो, या उस तरह की पढ़ाई नहीं होती हो कि जो मॉर्निंग कॉलेज में रेगुलर होती है। तो क्या ऐसी कुछ भ्रांतियां हैं क्या कि वो मॉर्निंग कॉलेज से अलग है इवनिंग कॉलेज? अलग है, वाक़ई अलग है, और इन मायनों में अलग है कि हमारा इवनिंग कॉलेज कई मॉर्निंग कॉलेजों से बेहतर है। इन मायनों में अलग है। अच्छा, आपके यहाँ पे एक नीचे मॉर्निंग कॉलेज चलता है, जी। वो पीजीडीएवी कॉलेज का ही है? वह भी पीजीडीएवी कॉलेज ही है। वहाँ केवल पीजीडीएवी डे कॉलेज लिखा जाता है, हम इवनिंग कॉलेज लिखते हैं क्योंकि टाइमिंग्स का डिफरेंस है। अच्छा, ये कंट्रोवर्शियल नहीं, लेकिन एक जानकारी के लिए पूछना चाहूंगा कि जब दोनों के रिजल्ट आते हैं वो अलग सेपरेट आते होंगे, जी, बिल्कुल अलग-अलग होते हैं। और दोनों की जो उपलब्धियां हैं वो भी अलग होंगी। जो कॉलेज को रिवार्ड अवार्ड मिलते होंगे, मॉर्निंग को वो अलग मिलता होगा, आपको अलग मिलता होगा। बिल्कुल। तो अगर हम देखें वहां के बच्चों का सक्सेस रेशियो तो ये मैं सिर्फ एक जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। तो क्या लगता है कि मॉर्निंग कॉलेज और इवनिंग कॉलेज में कंपटीशन रहता है क्या? मैं यहाँ पर भी केवल अपनी बात करूँगा। मैं कहूँगा कि हमारी लकीर बहुत बड़ी है, किसी के कंपैरिजन में नहीं कहता, लेकिन आप कॉलेज में आएँ, आपका स्वागत है। हमें क्या-क्या अवार्ड मिले हैं यूनिवर्सिटी से, दूसरी संस्थाओं से, सरकारी मंत्रालयों से, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस स्तर पर हमारा पीजीडीएवी इवनिंग कॉलेज है। बच्चों के अचीवमेंट को लेकर स्टेट, नेशनल, इस तरह के अचीवमेंट्स बच्चों के हैं, और कॉलेज को और प्रिंसिपल के नाते मुझे
कॉलेज के अलग-अलग कमिटीज़ को अनेक अनेक प्रकार के प्रेस्टिजियस अवार्ड वो कॉलेज को मिले हैं। अभी कल ही मैं लेटेस्ट यदि आपको बताऊं, एक इंटरनेशनल स्किल अवार्ड वो कॉलेज के सभी साथियों की मेहनत की वजह से वो मुझे मिला है। तो अच्छा, हम जी, कॉलेज में घुसते हैं ना तो जी। नीचे एक बहुत अच्छी सी जगह बनी जहाँ सारी ट्रॉफियां रखी हुई हैं। वो कैसे पता चलेगा इवनिंग की मॉर्निंग की है? अम, अ, अभी उसके बराबर में एक और बड़ा बॉक्स है, उसको हम तैयार करा रहे हैं, तो वो तैयार होने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि क्या अच्छा, इवनिंग वो का है, क्या मतलब वो मॉर्निंग का गेट है। जो है ना, राइट जो है वो मॉर्निंग हो सकता है, लेफ्ट इवनिंग हो सकता है, हाँ, मतलब ऐसा कुछ होगा ऐसा आने वाले कुछ वक्त होगा। में। हाँ, हाँ। लेकिन ऊपर मैं गया था, आप लोगों ने बड़ा अच्छा बना रखा है, और वो कॉलेज जो ऊपर चलते हैं वो क्लासरूम भी हमने देखे हैं, बहुत सिस्टमेटिक हैं। यही वजह थी कि मैं आपसे बात करना चाहता था जी, और ये कॉन्सेप्ट दूर करना चाहता था जो लोग इवनिंग कॉलेज के बारे में लेकर के कुछ ऐसा सोचते हैं कि वो किस तरह का कॉलेज होता है। बहुत उपलब्धियां हैं आपके, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि डीएवी पीजी कॉलेज या पीजी डीएवी कॉलेज, पीजी डीएवी कॉलेज इवनिंग। इवनिंग, वो मैं कहने जा रहा था कि जी। पीजी डीएवी कॉलेज हुँ। इवनिंग जो है उसने इकबाल बुलंद किए हैं। उनके वहाँ पढ़ने वाले बच्चों ने इकबाल बुलंद किया हो, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो, राजनीतिक के क्षेत्र में हो, या फिर आप ये कहिए स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो। कुछ ऐसे नाम जिसका नाम आप लेना चाहेंगे? बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं हमारे, यानी जो एलुमनाई बन गए हैं, जिन्होंने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत ऊंचा नाम कमाया है, पॉलिटिक्स में कमाया है। आपने नाम की बात की तो तुरंत मुझे जो नाम ध्यान आता है, यूपी गवर्नमेंट में, सरकार में, पिछले सरकार में जो एक मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा, वो अच्छा, वो हमारे इवनिंग कॉलेज के एलुमनाई थे। स्टाफ क्लास में रहते हैं वो? ईस्ट ऑफ कैलाश में रहते हैं, बिल्कुल जानता हूँ, आप। मैं उनसे हाँ, परिचित हूँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो वह मंत्री स्तर तक पहुँचे यूपी सरकार में, और कहाँ से पढ़ाई की? पीजीडीएवी इवनिंग कॉलेज से। तो अनेक प्रकार के इस तरह से जो राजनीतिक क्षेत्र में भी और शैक्षिक क्षेत्र में भी, जैसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अ, हमारे इस कॉलेज में शिक्षकों में बलराज मधोक जी, हुँ, आपने सभी ने नाम सुना होगा। हाँ, वह इस कॉलेज में पढ़ाते रहे हैं। प्रोफ़ेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी, हाँ। वह इस कॉलेज में पढ़ाते रहे हैं। प्रोफ़ेसर पराशर जी, वह इस कॉलेज में पढ़ाते रहे हैं। और सबसे पहले नाम जिनका मुझे लेना चाहिए था, प्रोफ़ेसर भाई महावीर जी। अच्छा, भाई महावीर जी यहाँ पर प्राचार्य रहे हैं इवनिंग कॉलेज के ही। तो ऐसे-ऐसे जो बड़ी हस्तियाँ, बड़े व्यक्तित्व इस कॉलेज में रहे हैं, जिन्होंने इस इवनिंग कॉलेज को शुरू से पाला है, पोसा है, तराशा है और बड़ा किया है, नींव रखी है। मैं समझता हूँ कि उसी नींव की बदौलत आज ये इमारत बुलंद हुई है, और जो ऊपर बड़ा सुनहरी छत दिख छत रही, दिखाई दे रही है, वो इनकी उसकी बदौलत। नींव में वो लोग हैं। तो हम लोग अपनी तरह से जितना क्षमता है मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के योगदान को बिल्कुल भी कतई भी नहीं भूलना चाहिए। जैसे कि आपने बताया और हमने देखा भी है, वहाँ बच्चों से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि पिछले लोगों ने जितना किया किया, जब आप आए तो कुछ आप नवीनतम प्रयोग किए, आधुनिकता से जुड़ी जो, ये कहते हैं कि आज के युग की जो टेक्नोलॉजी की बात करें, जो दूसरे चीज़ों की बात करें, वो आप अपने कॉलेज में लेकर के आए, अपने कॉलेज को हाईटेक बनाए। तो कुछ 2-4 चीज़ों को जानना चाहूँगा जो आपने ऐसा किया जिसकी वजह से आज ये थोड़े दूसरे स्वरूप में दिखता है। देखिए, हम कॉलेज के नाम की तरफ दोबारा जाते हैं। कॉलेज का नाम है डीएवी, पीजी तो छोड़ हाँ, दीजिए, यानी पीजी तो डोनर के नाम पर है। जो डीएवी संस्था है, दयानंद डी दयानंद, फिर है एंग्लो वैदिक। वैदिक। एंग्लो मोटे अर्थों में जो मॉडर्न चीज़ है, आधुनिक है, जो जी, अच्छी है आधुनिक। और फिर है वी है वैदिक, यानी जो ट्रेडिशनल पुरातन चीज़ है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का ब्लेंड, वही डीएवी है। तो हमें पुरानी चीज़ में जो अच्छा है वो भी बच्चों को बतानी है, नई चीज़ में जो अच्छा है वो भी बच्चों को बतानी है,
केवल नया-नया अच्छा है या नया-नया सारा खराब है, ऐसा नहीं। सारा पुराना अच्छा है, पुराना सारा खराब है, ऐसा भी नहीं। आज की ज़रूरत के मुताबिक जो दोनों का अच्छा है, बेस्ट मिक्सचर है, ब्लेंडेड है, वो हमने बच्चों को देना है। उसी भाव को रखते हुए हमने कॉलेज में अनेक प्रकार के इस प्रकार के इनिशिएटिव्स और प्रयोग शुरू किए हैं और उसका आउटपुट और रिज़ल्ट भी नज़र आता है। जैसे कॉलेज में क्लासरूम्स में या स्पेशली लैब्स में स्मार्ट बोर्ड हों, वह हमने लगाए हैं। इसी प्रकार से एक अभी एक नई लैब शुरू हुई है जिसमें हम बच्चों को वाटर, पानी के कंपोज़िशन क्या होता है, उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अलग-अलग वाटर के सैंपल से वो बच्चे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उनको पता लगाएँगे। अच्छा। और यहाँ मैं आपको सर्वेश जी बताना चाहूँगा कि हमारे कॉलेज में साइंस कोर्सेज़ नहीं हैं, उसके बाद भी हम क्या करवाने जा रहे हैं, वाटर की, पानी की फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इंटरडिसिप्लिनरी एक जो अप्रोच है, जब बच्चा इस तरह से एक एलिमेंट्री चीज़ जान लेगा लैब के थ्रू, जो हम लगभग तैयार है, तो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी। इंडस्ट्री में इस तरह के बहुत लोगों की डिमांड है, ज़रूरत है, जी। ज़रूरत है। तो इसी तरह से कॉलेज की वेबसाइट है। कॉलेज की वेबसाइट को हमने बहुत वाइब्रेंट बनाया हुआ है। कॉलेज का एक अलग से अपना यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम जो भी स्पीकर्स होते हैं, उनकी टॉक्स होती हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हम डालते हैं। कॉलेज जब से मैंने टेक ओवर किया, उस समय से आज तक कॉलेज में कोई भी प्रोग्राम होता है, छोटा-बड़ा किसी भी स्तर का हो, हर प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग होती है। मतलब पूरी तरह डिजिटलाइज़ कॉलेज है। डिजिटलाइज़्ड कर दिया गया है और डिजिटलाइज़्ड में 1-2 बातें और मैं बताना चाहूँगा, जो मुझे लगता है जी, बिल्कुल। कि वो दूसरे कॉलेजेस से बिल्कुल अलग है। अच्छा। वो ये कि एक तो जैसे अकाउंट सेक्शन है, हम कैशलेस हमारा कॉलेज है। यानी अच्छा। कै आप कोई कॉलेज को पेमेंट करना चाहेंगे या हमने आपको करनी है, तो वह टोटली डिजिटल ही डिजिटल होगा। फॉर्म में होगा, कैश फॉर्म में नहीं होगा। ओके। और लगभग 99% ट्रांज़ैक्शंस वो डिजिटल फॉर्म में हैं। इसके अलावा जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, हमने एक बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आई कार्ड प्रिपेयर किया है। आई कार्ड। आई कार्ड सब कॉलेजों में होता है, कोई हाँ। नई बात नहीं है। हुँ। लेकिन वह आई कार्ड डिजिटलाइज़्ड है और मल्टीपर्पज़ है। अच्छा। किस प्रकार से है कि उस आई कार्ड को यदि स्कैन करेंगे, तो उसमें बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी स्कैन करते ही, ठीक है। एक फ़ीचर। दूसरा फ़ीचर, वो आई कार्ड एक वॉलेट की तरह, पर्स की तरह, अच्छा। मनी पॉकेट की तरह भी वो यूज़ होता है। अच्छा। जैसे आप अपने मोबाइल में कोई रिचार्ज करते समय उसमें अमाउंट रख डलवाते हैं, हाँ। तो उसमें भी बच्चा आई कार्ड में अपना, सपोज़ उसने ₹500 रखा ऐड हो। करा दिए, हुँ। डलवा लिए। हुँ। उसके बाद वो कैंटीन में गया। हुँ। कैंटीन में सपोज़ उसने ₹100 का कैंटीन में कुछ सामान यूज़ किया, तो ₹100 वो कैश नहीं देगा, ट्रांसफर हो जाएगा। बल्कि वो जो आई कार्ड है, जी। आई कार्ड वो कैंटीन के व्यक्ति को देगा। कैंटीन का व्यक्ति, वेंडर, उस आई कार्ड को स्कैन करेगा और स्कैन करके ₹100 उसमें से डिडक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएँगे। तो 500 में से ₹100 डिडक्ट करके अब उसके अकाउंट में 400 रह जाएँगे बच्चे के में, और वो ₹100 वेंडर के अकाउंट में ऑटोमेटिकली चले जाएँगे। ओके, मतलब वहाँ पे भी उसको लेन-देन जो है लेन-देन पैसे से नहीं कुछ करना है। कोई नहीं करना है। तो इस प्रकार की फैसिलिटी है और डिसिप्लिन मेंटेन करने में भी इस आई कार्ड का बहुत अहम बड़ा रोल है। रोल है। जैसे जब ख़ास तौर पर इलेक्शन होते हैं डूसू के और अच्छा। स्टूडेंट्स के, तो हम स्कैन करते हैं लैपटॉप के थ्रू बच्चों का आई कार्ड। तो यदि कोई बच्चा किसी वजह से, या उसने शैतानी करनी है या मिसयूज़ करना चाहता है अपने आई कार्ड को, हुँ। तो यदि एक बार वो वोट डालकर चला गया और उसी कार्ड को बाहर जाकर किसी आउटसाइडर या दूसरे बच्चे को सेम कार्ड देकर भेजता है, हम दोबारा उसको स्कैन करेंगे। स्कैन करते ही लैपटॉप पर हमारे पास एक रिटन में आ जाएगा मैसेज कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड वोट हैज़ बीन कास्ट, ऑलरेडी कास्ट।
तो जैसे ही वो मैसेज आएगा तो हमें पता लग ये जाए सिर्फ आपके कि पास है। ये सिर्फ हमारे पास है। क्या और बात ये लगभग 8-9 वर्ष से हम इस कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं। बच्चों के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। और डिजिटल की जो बात आपने की, डिजिटल के साथ-साथ मैंने सुना है मीडिया पे भी आप काम करते हैं, जैसे आपने बताया यूट्यूब की लाइब्रेरी है, तो जी। एक तरह से मैं समझ लेता हूँ कि विद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी हो गई वो, हुँ। क्योंकि जहाँ पे आदमी उन सारी चीज़ों को देख सकता है। तो आपके यहाँ स्टूडियो भी है, बच्चे यहाँ इस तरह की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो सकती है, आरजी की ट्रेनिंग लेनी है, ऐसा हो सकता है। क्या इस तरह का भी सेटअप आपने बना रखा है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। हमारे हमने एक स्टूडियो बनाया हुआ है जहाँ पर हम लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करते हैं, और कोई बच्चों से इंटरैक्शन करना है उस प्रकार की रिकॉर्डिंग भी होती है। लाइब्रेरी की अभी आपने बात की, लाइब्रेरी में जितनी बुक्स हैं, बच्चों को हमने एक पासवर्ड या उनका एक कोड दिया हुआ है। बच्चे या फैकल्टी या कॉलेज से जुड़ा कोई भी व्यक्ति घर में बैठकर उस बुक का क्या स्टेटस है वो अपने मोबाइल पर देख सकता है। अच्छा, फिजिकली उसको कॉलेज में केवल इस पर्पस के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। उसको लगता है ये बुक यहाँ अवेलेबल है और इशू करनी है, तब तो कॉलेज आना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ पूरे कॉलेज की जितनी बुक्स हैं और भी कई जर्नल्स हैं, वो सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। तो ये अपने वेबसाइट के माध्यम से या कोई अलग से ऐप है इसका? हाँ, हमने कॉलेज की लाइब्रेरी में एक अलग से ऐप वो लिया हुआ है, जिसके माध्यम से हम ये फैसिलिटी सभी को प्रोवाइड करते हैं। कई बार सर आरोप लगता है कि आप कॉलेज का पैसा बड़ा बचाते हैं और क्या है कि जो काम बाहर की एजेंसियों से करवाना है वो बच्चों से करवा लेते हैं। जैसे एक 360 डिग्री ये होता है कि वर्चुअल टूर जैसी चीज़ होती है। तो अमूमन आदमी उसको सूट करवाता है, बाहर की एजेंसी बुला करके कि आएगा और बना देगा, बहुत बढ़िया लगेगा कि कॉलेज के बाहर से ही अंदर तक आदमी सब कुछ देख लेगा। वो भी आपने बच्चों से ही करवा डाला। हुँ, मैं तो कहता हूँ सर्वेश जी, ये आरोप लगता रहे, क्योंकि इस आरोप में जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो छुपा हुआ है। 2 बातें हैं, मैं बताना चाहूँगा। बच्चों को हम इन्वॉल्व करते हैं। बच्चों को इन्वॉल्व करने से क्या होता है? मैंने बीच में शब्द यूज़ किया, ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनका जी, समग्र विकास। एक तो बच्चा एडमिशन लिया, पढ़ाई की, एग्ज़ामिनेशन दिया, रिज़ल्ट आ गया, डिग्री ली और चला गया। कॉलेज से चला गया। एक बच्चा उसके साथ-साथ उसको और कुछ भी बहुत-बहुत कुछ करने का मौका कॉलेज की तरफ से मिला, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए। जैसा बच्चे में इंटरेस्ट है, इंक्लिनेशन है, झुकाव है, उसके अनुसार। तो यदि कोई बच्चे, कुछ बच्चे जिनको लगता है कि मुझे तो फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक है, मैं कुछ-कुछ क्लिपिंग्स शूट करना चाहता हूँ और मुझे उस फ़ील्ड में आगे बढ़ना है, तो हम कहेंगे नहीं, नहीं भई, यहाँ तो ये फ़िल्मी स्टूडियो का कोर्स थोड़ी है, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमने उस तरह का माहौल एक उनको प्लेटफ़ॉर्म, एक मौका उनको प्रोवाइड कर दिया, तो निश्चित रूप से वह एक बेस, फ़ाउंडेशन बच्चे की तैयार हो जाएगी। नो डाउट। हम यह नहीं क्लेम करते कि बहुत हाई लेवल का प्रोफ़ेशनल कोर्स हम उनको करा रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों में उस तरह का बीज है, अंदर एक उस तरह का झुकाव है, उनको हमने उस बीज को अंकुरित होने का मौका दिया। हमने केवल पानी, खाद उसके अंदर डाल दिया। एक पंथ कई काज कर कई पन एक लिया। तो बच्चों को एक उस अवसर माइंडसेट मिलने से के तैयार कारण भी किया और तैयार किया। कॉलेज की हाँ, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो और गई। ये केवल यह केवल इसी प्लेटफ़ॉर्म का नहीं, मैं केवल आपको जानकारी के तौर पर बताना चाहूँगा कि इस समय कॉलेज में अलग-अलग एक्टिविटीज़ के लिए लगभग 56 कमिटीज़ और सेल्स हैं। 56, अच्छा, 56। क्यों? क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा अलग-अलग रुचि का है, इंटरेस्ट का है। कोई बच्चा सवेरे से शाम तक खेलना चाहता है, कोई बच्चा सवेरे से शाम तक पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा सवेरे से शाम तक डिबेट करना चाहता है, कोई बच्चा सवेरे से शाम तक राइटिंग स्किल करना चाहता है, कोई बच्चा फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहता है, कोई बच्चा आर्ट कल्चर करना चाहता है, डांस सिंगिंग करना चाहता है। सब बच्चे एक से नहीं होते, और कोई भी कला अपने आप में अच्छी-बुरी नहीं होती, सभी अच्छी हैं। तो इन सभी बच्चों के लिए प्लेटफ़ॉर्म मिले, उनको मौका मिले, यह देने का, करवाने का काम किसका है?
वह काम कॉलेज का और व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मेरा है प्रिंसिपल के नाते। तो इसी से जुड़ी एक बात मैं और बताना चाहूँगा, कॉलेज में जितने प्रोग्राम होते हैं, एंकरिंग के लिए हम टीचर को आगे नहीं करते, सभी एंकरिंग बच्चे करते हैं, स्टूडेंट्स करते अच्छा, हैं। जो प्रोफेशनल प्रोग्राम जो होते हैं एनुअल प्रोफ़ेशनल, और या हाँ, हाफ ईयरली होते वो हैं भी, और इसके अलावा जो रूटीन में कोई टॉक होनी है, कोई गेस्ट आए हैं, उनका प्रोग्राम होना है, तो वह भी ये बच्चे करते हैं। तो ये तो एक बात हुई बच्चों का डेवलपमेंट करना, जो आरोप आपने लगाया। मैं समझ गया। जी, अब जो दूसरी बड़ी बात है, अहम बात है, जो पैसे बचाने से संबंधित है। देखिए शर्वेश जी, मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि कॉलेज में जो अनेक कामों के लिए, मान लिया शूटिंग करनी है, वीडियो बनवाना है, कुछ है, या और भी जो काम है, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? वो जी, पैसा बच्चों की फीस से ही आता है। जी, जो हम आप कहेंगे सरकारी कॉलेज है, ये तो सरकार देती होगी। सरकार से केवल जो हम लोगों की सैलरीज़ होती हैं, वो आती हैं। इन कामों के लिए बच्चों की फ़ीस से ही हमें सब काम करने होते हैं। और जब मैं बच्चों की फ़ीस की बात करता हूँ, तो ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत गरीब या आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है, ऐसे परिवारों से भी आते हैं। और उनके जो पेरेंट्स हैं, इस प्रकार के काम करते हैं कि जो मैं नहीं बताना चाहता, और उसके बावजूद भी, उनकी आर्थिक तंगी के बावजूद भी, वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में भेज रहे हैं, फ़ीस दे रहे हैं। फ़ीस माफ़ करने का भी प्रोविज़न है, हम वो भी करते हैं, फ़ी कंसेशन भी, लेकिन कुछ मात्रा में तो फिर भी अमाउंट लिया जाता है। लेना पड़ता होगा। वो जो बच्चों की फ़ीस है, उसका एक-एक रुपया वो ठीक प्रकार से इस्तेमाल हो, यह मेरी ज़िम्मेदारी है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो इसका तो तरीका सर आपने बहुत अच्छा हाँ, निकाला है कि बच्चों का स्किल भी डेवलप हो, हाँ। पैसा भी बचे, हुँ। समस्या भी सॉल्व हो जाए। आप कुछ कह रहे थे, मैं रोक बिल्कुल। दिया था आपको। तो यह जो इस माध्यम से जो पैसा बचेगा, मान लिया आप वेंडर के तौर पर ₹100 कोई चीज़ हमें कोट करते हैं, तो मैं आपसे आर्ग्यू करूँगा, लड़ूँगा, झगड़ूँगा, आपसे बातचीत करूँगा कि सर्वेश जी इसको और डाउन कीजिए, प्रॉफ़िट थोड़ा यहाँ कम कीजिए, ना के बराबर कर लीजिएगा, कहीं और से कर लीजिएगा। यह तो शिक्षा का मंदिर है, बच्चों की फ़ीस है, और ऐसे बच्चों की फ़ीस है जो गरीब परिवारों से आते हैं। तो आप इसमें अपना सहयोग कीजिएगा, और इस नाते हमें बहुत अच्छा सहयोग, कोऑपरेशन मिलता भी है आप जैसे लोगों से। तो यह जो पैसा बचता है, फिर हम बच्चों को उस तरह की अलग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। पैसा, अब वो फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड करते हैं, इस आरोप को मैं अब दूसरे दिशा में लेकर जाना चाहूँगा। पैसा वो जो बचता है, या हम जो इस जद्दोजहद से पैसा बचाते हैं, वो कहाँ इस्तेमाल होता है फिर? वो ऐसे इस्तेमाल होता है, 1-2 उदाहरण देना चाहूँगा कि लाइब्रेरी, जैसे मैंने कहा कि हम 1:30 बजे के आस-पास, इवनिंग कॉलेज है तो दोपहर को 1:30 बजे खुलती है। लेकिन एग्ज़ाम से लगभग 1.5-2 महीना पहले हम अपनी लाइब्रेरी, इवनिंग कॉलेज की लाइब्रेरी, सवेरे 9 साढ़े 9 बजे से ही खोल देते हैं, और फिर रात तक तो खुलती ही है, साढ़े 8 बजे तक। जो बच्चे किस लिए खोल देते हैं? क्योंकि जो बच्चे जिनके घर में पूरा स्थान नहीं है या किसी प्रकार की समस्या है, तो बच्चों आइए, ये कॉलेज लाइब्रेरी आपका ही है, आपके लिए ही है, और वहाँ पर बैठकर आप पढ़िएगा, उनको हम ये सुविधा प्रदान करते हैं। यह तो एक बात हुई, लेकिन जो दूसरी बात है इससे जुड़ी हुई, ऐसे बच्चे जो समय पर आ जाते हैं सवेरे और पूरा समय पढ़ते हैं, मोबाइल हम उनका एक साइड में रखवाते अच्छा, हैं, और पढ़ना वहाँ पर वो पढ़े बच्चा, इस बात का हम इंश्योर करते हैं। ऐसे बच्चों को हम फ्री में कॉलेज की कैंटीन से जो भी बच्चा डिमांड करता है, फ्री में रिफ्रेशमेंट, लंच वो भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा उनको मिलता है? हाँ जी, मैंने कहा कि फ्री में, यानी वाह! उससे हम बच्चों से कोई भी चार्ज एक नहीं भी करते। पैसा चार्ज नहीं करते। क्यों? क्योंकि बच्चों, आपका पैसा है, आपके ऊपर ही खर्च खर्च होना हो रहा है। चाहिए। कॉलेज की और जो चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं, जो आपके लिए होंगी, वहाँ पर खर्च होना चाहिए। बाकी और कॉलेज के लिए या मेरे आराम के लिए बिल्कुल भी खर्च नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि जो ये डीएवी संस्था है ना, उसने अपनी शिक्षा का स्तर और अपनी क्रेडिबिलिटी दोनों बना के रखी। अब आपने इतनी खूबियाँ गिना दी हैं सर,
एडमिशन का टाइम चल रहा है, जो लोग देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे अब तो एडमिशन इधर ही लेना है। अगर ऐसी कोई मारामारी होती है तो यहाँ से तो मतलब एडमिशन का क्या प्रोसेस है? जैसे हर जगह जो एग्ज़ाम होते हैं उसको क्वालिफ़ाई करने के बाद ही यहाँ एडमिशन मिलता है या कैसे? क्योंकि जितनी चीज़ें आपने बता दिया, बहुत से ऐसे लोग होंगे बोलेंगे अब तो इवनिंग में ही पढ़ना है, वहीं चलना है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा होता है कि जो पहले इवनिंग नाम सुनकर ख़ास तौर पर जो दिल्ली से बाहर के पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो उन्हें लगता है कि इवनिंग कॉलेज वही रात और पता नहीं कैसा होगा। तो थोड़ा एक रिज़र्वेशन होता है, उसमें मैं गलत सही कुछ नहीं कह रहा। लेकिन एक बार का एक इंसिडेंट मैं थोड़ा-सा जी, बिल्कुल। ब्रीफ में मैं बताना चाहूँगा कि एक बार एक बच्ची ने ऑनलाइन क्योंकि एडमिशन होता है, तो उन्होंने एडमिशन ले लिया और 1-2 दिन बाद ही वो मेरे पास आए। पेरेंट्स भी थे और वो बच्ची भी थी। उन्होंने कहा कि जी हम एडमिशन कैंसल कराना चाहते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कि नहीं जी इवनिंग कॉलेज है और ये लड़की यहाँ पर अकेली रहेगी, हम तो बाहर दूसरे राज्य से हैं। तो मैंने उनको कहा कि देखिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलना मुश्किल बात होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो फिर भी आप अपना विचार एक बार दोबारा सोचिएगा डिसीज़न को। और इवनिंग कॉलेज की कोई ऐसी समस्या नहीं है, फिर भी मैं आपको कोई प्रेशराइज़ नहीं कर रहा। आप एक काम कीजिएगा कि अभी कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे हैं, उस समय एग्ज़ाम चल रहे थे जब कुछ सेमेस्टर ओवरलैप कर रहे थे। तो मैंने कहा कि अभी आधे घंटे बाद एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तब आप देख लीजिए। बच्चे 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 क्लासरूम से एग्ज़ाम रूम से बाहर निकलेंगे। आप मुझे बताए बिना, आप 3 लोग हैं, बच्ची है और आप मम्मी-पापा हैं, आप तीनों लोग अलग-अलग बच्चों से इंटरैक्शन कीजिएगा। मतलब आपने वो कन्विंस करने के बजाय प्रैक्टिकल करा हाँ, दिया। हाँ, प्रैक्टिकल करा दिया। मैंने कहा मैं तो अच्छा ही बोलूँगा कॉलेज के हाँ। लिए, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि प्रिंसिपल तो अच्छा ही बोलेंगे। तो आप ऐसा कीजिएगा कि तीनों अलग-अलग बच्चों से इंटरैक्शन कीजिएगा, बिना अपनी मंशा बताए कि भई ये कॉलेज कैसा है, कुछ बुराई भी की कर दीजिएगा कि तो और फिर दोबारा से आधे पौने घंटे बाद बैठते हैं। फिर जैसा आपका डिसीज़न होगा वो मैंने सिग्नेचर कर देंगे हम तो कि एडमिशन कैंसल के लिए। तो उन्होंने मेरी बात वो मान ली और लगभग पौने घंटे बाद वो मेरे पास तीनों आए और आते ही उनके पापा ने, उस बच्ची के पापा ने पहली लाइन मुझे ये कही कि सर इस बच्ची के कोर्स का टाइम टेबल कहाँ से मिलेगा वो बताइए। इरादा बदल दिया। मैंने कहा आप तो अभी कैंसिल कराने आए थे। नहीं, नहीं, हम इतने बच्चों से बात की, बॉयज़ से भी, गर्ल्स से भी, किसी एक ने तो कोई नेगेटिव बात बताई हो कॉलेज के बारे में, पढ़ाई के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में, टीचर्स के बारे में, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, किसी ने कुछ नहीं बताया। तो यह एक अपने आप में एक उदाहरण है, खुशी भी होती है, अच्छा भी लगता है और लगता है कि जो जिस काम जो काम हमें ईश्वर करवाना चाहता है, वो हम अपनी सद्बुद्धि बनाए रखते हुए उस काम को ठीक से, उस कर्तव्य को, ड्यूटी को ठीक से निभाते रहें। एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, हर जी। कॉलेज की अपनी एक पहचान होती है और उन चीज़ों के लिए वो मशहूर होता है। ये कॉलेज स्पेसिफिक विशेष रूप से किस चीज़ के लिए जाना जाता है, किस कोर्स के लिए जाना जाता है या किस लिए ये मशहूर है? हाँ, एक तो एकेडमिक्स यहाँ का बहुत अच्छा है, पढ़ाई-लिखाई सभी कोर्सेज़ में। लगभग यहाँ पर 7 कोर्सेज़ हैं, ऑनर्स भी है, बीए प्रोग्राम भी है और दूसरा बच्चे अब कल्चरल एक्टिविटीज़ में हमारे बच्चे बहुत आगे हैं। मैं आपको बताऊँ, आपने पूछा है पिछले वर्ष ही हमारी जो डिबेटिंग सोसाइटी है, उस डिबेटिंग सोसाइटी ने लगभग 200 से ज़्यादा नेशनल और स्टेट प्राइज़ेज़ वो जीते हैं डिबेट कॉम्पिटिशन्स में। यानी अगर हमारी टीम गई है, पीजीडीएवी कॉलेज इवनिंग की टीम गई है, तो या तो फर्स्ट या सेकंड ये प्राइज़ आएगा, ये निश्चित ही होता था। तो यह जो इस प्रकार की पहचान है और यही कारण है कि शुरू में मैंने जब टेक ओवर किया तो हम मीडिया के पास जाते थे अच्छा, कि हमें दिखा दो, ये बता दो, कवरेज लिख दो। ये हमने प्रोग्राम किया है, अच्छा प्रोग्राम हुआ है, आप इसको कवर कीजिएगा। और मुझे कहते हुए खुशी है कि अब मीडिया हमारे पास आता है कि अच्छा, हमने क्या सही समय पे आपने इस बात को छेड़ा है। जी,
अब मैं सीधे स्विच ही करने वाला था आपकी तरफ, जी, जी। तब तक आपने खुद से ला करके इसको रख दिया है। एक एक चीज़ मुझे लगता है कि मेरे सवाल में बाकी रह गई है। क्या ये स्पेसिफिक किसी एक कोर्स के लिए मशहूर है ये कॉलेज या अलग कोर्स नहीं, बराबर है? लगभग सभी कोर्सेज़ के लिए अच्छा कॉलेज है। अच्छा। मैं तो आपके माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको कहना चाहूँगा, लगभग 6-7 कोर्सेज़ हैं। कुछ ऑनर्स कोर्सेज़ हैं, जैसे बीकॉम ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स है, संस्कृत ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, मैथ्स ऑनर्स है। ये ऑनर्स के कोर्सेज़ हैं और 2 कोर्सेज़ हमारे, एक पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है और 2 कोर्सेज़, एक बीए प्रोग्राम और एक बीकॉम प्रोग्राम। ये सारे कोर्सेज़ हम कॉलेज में चलाते हैं और ओके, एमए में एमए हिंदी है। ओके। इन सभी कोर्सेज़ के लिए हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है। निसंकोच आप जो कोर्स जिस तरह से एडमिशन में मेरिट के हिसाब से आपकी जो प्रेफ़रेंस है, उसके हिसाब से आप कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा। फैकल्टी बहुत अच्छी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़िस बहुत अच्छा है, ये तो उसमें सब आप लेके। बातचीत से और कॉलेज की वेबसाइट बता ही देती है, जी। तमाम वीडियोज़ उसके पड़े हुए हैं। मुझे ये बताइए सर कि जब आपने इस कॉलेज को जॉइन किया, मतलब क्या शुरू से आप इवनिंग कॉलेज के ही प्राचार्य रहे हैं? या फिर मॉर्निंग के भी थे और यहाँ इवनिंग जॉइन करना पड़ा था? क्या रहा है शुरू से? मैं शुरू से इवनिंग कॉलेज में हूँ। यानी मैंने 1984 1984 अच्छा। 1984 में इस कॉलेज को एक लेक्चरर के रूप में, प्राध्यापक के रूप में जॉइन किया था और कुछ समय उस पहले ही मैंने एमकॉम उस समय पूरा किया था। एमकॉम के तुरंत बाद ही मैंने, ईश्वर की कृपा से तो मुझे यहाँ अलग-अलग पर, कितने कॉलेज होंगे इवनिंग कॉलेज जिसमें आप रहे हैं प्राचार्य? नहीं, मैं इसी कॉलेज में रहा हूँ शुरू अच्छा, से। 84 से इसी कॉलेज में मैंने अच्छा जॉइन किया। पढ़ाई की और पढ़ाया फिर पढ़ाई, प्राचार्य भी यहीं हुए आप? हाँ जी, अच्छा, 84 में मैंने जॉइन किया और यहीं से फिर 2014 से मुझे यह तो मतलब अवसर इसके मिला। पहले जितने प्राचार्य रहे हैं उनके साथ आप रहे हैं किसी भी भूमिका में? हाँ, ठीक कहा आपने। मैंने, मतलब छात्र की भूमिका में भी रहे हैं? नहीं, अच्छा, मेरी जो पढ़ाई है, पढ़ाई ग्रेजुएशन मेरी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हुई अच्छा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई है, ग्रेजुएशन। और फिर उसके बाद एमकॉम और आगे की जो रिसर्च डिग्रीज़ होती हैं, एमफिल और पीएचडी, वो सब दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ से हुई है। लेकिन प्राचार्य के रूप में, टीचर के रूप में मैंने यह 1984 में इस कॉलेज को जॉइन किया था। साथ में एक प्रोफेशनल डिग्री भी मेरे पास है, आईसीडब्ल्यू भी मैंने किया अच्छा। है, कॉस्ट अकाउंटेंट जिसे बोलते हैं। लेकिन वो ट्रैक अलग था, तो ये सर ट्रैक इतनी अलग है। बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ लेने के बाद लोग रुपया कमाने की तरफ भागते हैं और आप शिक्षक की भूमिका में चले आए मतलब ईश्वर ने हर एक के लिए एक रोल डिफाइन किया हुआ है। मैं तो अच्छा। इसको उस तरह से लेता हूँ और उसी तरह से रास्ते बनते हैं। हमारा हमारी क्या इच्छा या मंशा है, वो एक सेकेंडरी होती है। तो मैं तो समझता हूँ कि जो काम हमें सौंपा गया है ईश्वर की तरफ से, शायद उन्होंने मुझे शिक्षक ही बनाना था, तो मैं इस काम को सही से निभाता रहूँ, यही सबसे बड़ी जब बात आपने है। इवनिंग कॉलेज में प्राचार्य की ज़िम्मेदारी सँभाली, तो एक पल के भी लिए लगा कि अरे ये क्या मैं उल्टे पैर में चप्पल डाल रहा हूँ। लोग सीधे पैर में चप्पल पहनते हैं और मैं उल्टे पैर में डालने जा रहा हूँ। ऐसा कभी कुछ लगा था? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। ऐसा लगता है बाहर से, क्योंकि मैंने इसको कभी एक बोझ या एक उस तरह की दृष्टि से कभी नहीं देखा, या एक जिसे कहते हैं कि सर बोझ तो प्रिंसिपलशिप, एक पावर या अथॉरिटी, नहीं इस रूप में भी नहीं देखा। कहने का मतलब ये था कि थोड़ा-सा सुई उल्टी घूम गई। लोग हाँ। सुबह अपनी तैयारी करके जाते हैं और आप शाम को तैयारी करके जाते हैं, तो मैं उसकी बात कर रहा था। हाँ, हाँ, क्योंकि मैं शुरू से ही इवनिंग कॉलेज में रहा, तो इसलिए टाइमिंग्स और उसमें मुझे कोई बहुत अंतर नहीं अच्छा रहा। मज़ा किसमें आता हाँ, है? हाँ। सुबह सुबह का प्राचार्य मज़ा करता है या शाम का प्राचार्य मज़ा करता काम काम में यदि हम डूब जाएं और लीन हो जाएं, तो हर जगह मज़ा ही मज़ा है। है? तो काम को अपना काम समझकर, कॉलेज के काम को भी अपना काम समझकर करें, तो मज़ा ही मज़ा है। सर मूलतः रहने वाले कहाँ से हैं आप?
अब तो सर्वेश जी आप मैं कहूँगा कि दिल्ली का ही हूँ, क्योंकि अगर बहुत पीछे जाएँगे तो हरियाणा। अच्छा, हाँ, मतलब एनसीआर ज़ोन से ही आप बहुत दूरी बहुत का ज़्यादा हिस्सा दूरी नहीं नहीं है। है। जी, जी, जी। तो और क्योंकि मेरा जन्म, मेरी पढ़ाई-लिखाई वो सभी दिल्ली में ही हुई है। इसके अलावा सर अगर देखा जाए तो आपकी जो उपलब्धियाँ हैं, क्योंकि आपको कॉलेज की तरफ से बड़े अवार्ड मिले हैं, आप लगातार कभी इस मीडिया पे, कभी दूरदर्शन पे, कभी कहीं न कहीं बैठते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियों की बात करें तो क्या होगी जिसको आप याद करना चाहेंगे या जिस पे आप बहुत गौरवान्वित होते हैं कि ये जीवन में हमारी बड़ी उपलब्धि है, जीवन सार्थक है हमारा? मुझे लगता है कि एकेडमिकली देखें तो मेरा जो एकेडमिक करियर है वो ब्रिलियंट कहा जा सकता है। स्कूल में मैं हमेशा टॉपर रहा अपनी क्लास में। अरे! और जो 12th क्लास होती है, अब तो वो सिस्टम ख़त्म हो गया। पहले मेरिट लिस्ट बना करती थी। जी, तो मैं कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूँ और हूँ। तो कॉमर्स में मेरी मेरिट लिस्ट में 4th पोजीशन थी उस समय 12th क्लास में। उसके बाद भी आगे के जो मेरा एकेडमिक करियर रहा, मैं उससे संतुष्ट हूँ। और इसके साथ-साथ सामाजिक कार्यों में भी योगदान देने की मेरी भरपूर कोशिश रहती है और रही है, और उससे लगातार जुड़ाव रहा है। यह बात मुझे अंदर से बहुत संतुष्टि देती है कि केवल अपने अपने लिए ना जीकर, या अपने लिए अपने के साथ-साथ जीकर भी समाज कुछ के लिए। और भी समाज का काम करने का वक़्त देना चाहिए, और मैं वह कर पाया और अभी भी करता हूँ। तो यह उपलब्धि कह लीजिए या माइंडसेट कह लीजिए, यह इस प्रकार की तो आखिरी मेरे बातचीत 2 है। सवाल हैं सर आपसे। जी, बात तो करने का बहुत मन कर रहा है, जी, लेकिन ये टाइम भी धीरे-धीरे चल रहा है। कहते हैं कि जिस तरह से आप हैं प्राचार्य की भूमिका में हैं और कहते हैं कि जो अध्यापक होता है या प्राचार्य होता है, वो घर में भी उसकी भूमिका वैसी ही होती है। तो घर में कौन-कौन से लोग हैं और घर में आपकी भूमिका कैसी है? क्योंकि आप एकेडमिक तो बहुत मतलब हायर आपका हिसाब-किताब है और कहते हैं कि आदमी जब बहुत पढ़ा-लिखा हो और प्राचार्य बन जाए तब तो फिर घर में की भूमिका बड़ी बदल जाती है। घर में कौन प्राचार्य होता है ये तो आप सभी समझते हैं। तो मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, और सरलता से ग्राउंड से जुड़कर रहना ही मेरे स्वभाव में, मैं मानता हूँ ऐसा है। तो इसलिए कोई समस्या नहीं आती, और घर पर मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही हूँ, वहाँ प्रिंसिपल नहीं हूँ। वहाँ एक पिता हूँ, एक पति हूँ, एक भाई हूँ, एक बेटा हो जो मतलब बेटा जो भी हूँ, भूमिका रही हो आप जो भी वो सारी भूमिका है। चीज़ें। और ऐसा शायद शायद क्या, उन्हें भी नहीं अनुभव महसूस होता कि एक जिसे कहते हैं प्राचार्य या प्रिंसिपल घर में है। ऐसा मैं महसूस भी नहीं होने देता। आपको सर मौका मिले तो शिक्षा के क्षेत्र में या पीजीडीएवी कॉलेज इवनिंग में क्या चेंजेस करना चाहेंगे जो माइलस्टोन बन के खड़ा हो? हाँ, देखिए, जो अभी मैं कहता हूँ कि अभी जो नई शिक्षा नीति आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 2020, तो उसमें बहुत से नए-नए आयाम जुड़े हैं, जो वास्तव में शिक्षा यानी शिक्षा क्या होनी चाहिए वह दर्शाता है, वह हमसे अपेक्षा करती है ये नीति। तो मुझे लगता है कि उस दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में और जो-जो काम किए जा सकते हैं, वह इस कॉलेज के माध्यम से किए जाएँ। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है, और ख़ास तौर पर इसलिए भी कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चों का माइंडसेट, सोचने की दृष्टि, वह बदलाव चाहती है। बच्चों का भी, पेरेंट्स का भी, सभी का। जब तक वह बदलाव नहीं होगा, तो जिसे मैं कई बार कहता हूँ कि हम राजनीतिक रूप से तो 1947 में आज़ाद हो गए, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी। मानसिक रूप से अभी भी गुलाम हैं। गुलाम हैं, यह कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, यानी दुःख या खतरे की बात तो है, लेकिन मैं इससे भी एक बड़ी बात कहता हूँ कि जो इससे भी ज़्यादा दुःख और खतरे की बात है। गुलाम हैं,
यह है, लेकिन इसके साथ-साथ हम गुलाम हैं इसका एहसास नहीं है। ओह! यह बिल्कुल सही इससे बात है बड़ा कि हम खतरा बदल नहीं है। सकते उसको। यह उससे भी बड़ा खतरा है। हुँ, जैसे कोई पंछी पिंजरे में बंद है, तो उसे यह एहसास ही नहीं है कि वो कि मेरी जगह पिंजरा नहीं है, मैं बंद हूँ, मेरी जगह तो खुला आकाश है। तो यह उससे भी बड़ा खतरा है कि पक्षी को यह एहसास ही ना हो कि कोशिश मैं ही नहीं बंद हूँ। करेगा। तो ऐसे ही हम मानसिक रूप से गुलाम हैं, इस बात का एहसास ना होना, यह ज़्यादा खतरा है, बड़ा खतरा है। तो उसको हम जिसे इंटेलेक्चुअल इम्पीरियलिज़्म या मानसिक गुलामी बोल सकते हैं, उससे कैसे बाहर निकला जाए, यह एक बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है शिक्षक के नाते और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत-बहुत काम करने की इसमें आवश्यकता है। प्रयास जारी है, होगा निश्चित रूप से आखिरी सफलता सवाल मिलेगी। सर और वो आखिरी सवाल उन छात्रों के, विद्यार्थियों के मतलब का ही पूछ के ख़त्म करूँगा मैं। एडमिशन का दौर चल रहा है, हर कोई परेशान है, लोगों की कोशिश होती है कि डीयू में एडमिशन हो जाए। आप डीयू के छात्र भी रहे हैं और डीयू के कॉलेज के आप प्राचार्य भी हैं और आप ये समझ सकते हैं कि वो कितना गरिमा का विषय होता है जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई पास आउट होता है या वहाँ पढ़ता है। तो जो लोग परेशान हैं, कुछ लोगों का एडमिशन हो जाएगा, कुछ चूक जाएँगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। जितने दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर कॉलेजेस हैं, उनके लिए अभी जैसे लगभग पिछले 2 साल से सीयूटी का एग्ज़ाम देना और एक जो ऑनलाइन डेट एडमिशन की प्रक्रिया है, वह उन्होंने पूरी करनी है और उसके माध्यम से ही सभी रेगुलर कॉलेजेस में एडमिशन होगा। लेकिन जैसे आपने भी कहा, हर किसी की एक इच्छा होती है, आकांक्षा होती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन मिले, लेकिन जितनी एप्लीकेंट्स होते हैं, सीटें उससे कम होती हैं। तो कुछ को मिल पाता है, बहुत से छूट भी छूट जाते हैं। जाते हैं। तो वो क्या करें? तो उसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एसओएल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, वहाँ पर आप बच्चों एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ पर कि मेरिट का क्राइटेरिया नहीं होता। आप ने 12th क्वालीफाई कर लिया, पास कर लिया, तो उस बेसिस पर अपनी पसंद का कोर्स आप वहाँ पर ले सकते हैं। तो ये एक रास्ता है जिसके माध्यम से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही छात्र कहलाए जाएँगे। केवल इतना अंतर होगा कि एक रेगुलर कॉलेज के बजाय डिस्टेंस लर्निंग डिस्टेंस लर्निंग कह लीजिए या ओपन लर्निंग कह लीजिएगा, उसके माध्यम से आप डिग्री हासिल करेंगे और उस डिग्री के वैलिडिटी या वेटेज में कोई डिफरेंस नहीं है। एक रेगुलर कॉलेज से बच्चा करता है या ओपन लर्निंग से करता है, दोनों की वेटेज सेम रहती है क्योंकि डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी की है। और क्लासेस एसओएल के माध्यम से भी कुछ कॉन्टैक्ट क्लासेस, काउंसलिंग क्लासेस होती हैं। तो उनका भी आप लाभ ले सकते हैं और साथ-साथ जो स्टडी मटेरियल मिलता है, उनके माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र बनने का यह एक सौभाग्य या अवसर, इंसान सौभाग्य मिल आप सकता है। ले सकते हैं। आपको ये समझना होगा, जैसा कि हमारे प्राचार्य साहब भी ये कह रहे थे, कि मायने ये नहीं रखता कि शिक्षा किस तरीके से ली गई है, लेकिन शिक्षा कैसे आपने लिया है, कितना मन से लिया है, वो मायने रखता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग इतने बड़े माइलस्टोन क्रिएट कर जाते हैं, जिनके शिक्षा का स्तर चाहे औसत होता है या इस तरह से कि वो ओपन यूनिवर्सिटी से ही शिक्षा लेके आगे बढ़ते हैं। तो अपने हौसले को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बात तो सही है कि सीट लिमिटेड होगी, कॉलेज लिमिटेड होंगे और छात्रों की संख्या कहीं ज़्यादा होगी। ख़ैर हम आए पीजी डीएवी कॉलेज इवनिंग की बात करें जिसकी बात मैं कर रहा था, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके वेबसाइट पे जाइए, इसके वीडियोज़ देखिए और आपको ये देख कर के खुशी होगी कि जो एक मॉर्निंग कॉलेज होता है या उस तरह के रेगुलर कॉलेज होते हैं, उससे कहीं बड़ी अचीवमेंट पीजी डीएवी कॉलेज इवनिंग की है। उसकी वजह ये है कि यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाई जाती, पढ़ाई तो एक सब्जेक्ट का विषय है, लेकिन यहाँ जो व्यक्तित्व को तराशा जाता है, जो ओवरऑल पर्सनालिटी को निखार करके सामने लाया जाता है, वो सबसे बड़ी बात होती है। और जब आप इससे हट करके समाज में आते हैं, जहाँ आपको कुछ करना होता है, कुछ बनना होता है, वहाँ पढ़ाई के साथ-साथ वो दूसरी चीज़ें बहुत अहम रोल निभाती हैं। और अगर आप वहाँ से मजबूत हैं, तो यकीन मानिए कि कहीं भी, किसी भी फ़ील्ड में आप अपना इकबाल बुलंद कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक अलग शख्सियत के साथ और बताते हैं आपको उनकी उपलब्धि के बारे में।